हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके यूट्यूब चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा +1 अकाउंटेंसी का जो 6 चैप्टर है अकाउंटिंग क्वेश्चन, उसका 3rd पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये लास्ट पार्ट होगा, इसमें हम सारी कैलकुलेशन कर लेंगे कि हमें क्या करना है, किस अकाउंटिंग क्वेश्चन को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका था, बस माइंड में इतना रखना कि हमारे पास से क्या जा रहा है और हमारे पास क्या आ रहा है, फोकस करना उस पर। तो चलो अभी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, उसके माध्यम से फिर हम क्वेश्चन करते हैं। तो फॉर्मेट आपको अच्छे से पता ही है, सीरियल नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो चलिए अभी सीरियल नंबर 1, यहाँ पर सीरियल नंबर या डेट मेंशन होती है। क्यों बेटा, यहाँ पर डेट भी मेंशन होती है लेकिन हमें यहाँ पर डेट दे नहीं रहा, वो खाली सीरियल नंबर दे रहा है 1 2 3 4 5 6, इतना ध्यान रखना। अभी उसने जो कहा है वो ये कहा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,80,000। मतलब कहने का मतलब क्या है कि उसने कहा है कि बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने आपको पहले ही बताया था, बिजनेस स्टार्ट करा, खुद का बिजनेस है और खुद के बिजनेस में वो कैपिटल इन्वेस्ट करा है, पैसा इन्वेस्ट करा। तो बेटा पहले ही लिख लो, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹1,80,000। तो कहने का मतलब क्या है, जब भी अपना पैसा अपने बिजनेस में लगा रहा तो कैश भी बढ़ जाता है बेटा और कैपिटल भी बढ़ जाती है। तो कैश कितने से बढ़ गया बेटा, 1,80,000 से कैश बढ़ गया, ठीक है। लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा और कैपिटल भी कितने से बढ़ गई, 1,80,000 से। ये आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको प्रिपेयर किया है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन, इसके इक्वल ले लेते हैं भाई, 1 मिनट। ठीक है बेटा, ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आती है सेकंड इक्वेशन, बहुत अच्छे से देखना। अब ये कुछ एक एडजस्टमेंट ऐसी है कि जिसे हमें बहुत अच्छे से समझना है और करना है इस क्वेश्चन को। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। सेकंड है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹30,000। आपको यहां लिखना है परचेज गुड्स फॉर कैश ₹60,000 एंड क्रेडिट ₹30,000। अभी देखिए, चलिए उसने कहा क्या है कि परचेज गुड्स फॉर कैश, हमने नगद माल खरीदा है 60,000 रुपए का, नगद स्टॉक खरीदा। गुड्स मींस स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। हमने स्टॉक खरीदा है, कैश में खरीदा है 60,000 का और क्रेडिट में खरीदा है 30,000 का। तो बेटा जो कैश में खरीदा है, तो कैश मेरे पास से कितना जाएगा, 60,000 का तो कैश चला गया, ये बात समझ में आ गई। बट 30,000 का मैंने क्रेडिट पे खरीदा है, यानी कि उधार खरीदा है, तो 30,000 का तो इफेक्ट पड़ेगा नहीं क्योंकि वो मैंने उधार में खरीदा है। जो कैश में खरीदा है तो कैश जाएगा, तो मेरा 60,000 से मैंने माइनस कर दिया। बट इसके बदले एक इफेक्ट किस पर पड़ गया, स्टॉक। अभी स्टॉक के बारे में अगर देख के चलें तो स्टॉक कितने से बढ़ गया मेरे पास, स्टॉक बेटा कितने से बढ़ गया, 90,000 से। ठीक है, कैसे, क्योंकि देखिए 60,000 का तो मैंने कैश खरीदा है और 30,000 का क्रेडिट खरीदा है। मैंने मान लीजिए कोई ये 2 मार्कर है, ठीक है, मैंने एक मार्कर तो खरीदा है 60,000 का और दूसरा मार्कर खरीदा है 30,000 का, ये कैश में, ये क्रेडिट पर, मतलब एक नगद खरीदा और एक उधार खरीदा है। भाई स्टॉक तो मेरे पास दोनों आ गए, मार्कर तो मेरे पास दोनों आ गए, खरीदे तो दोनों ही हैं और दोनों ही आ गए मेरे पास, तो स्टॉक तो मेरे पास 90,000 से बढ़ गया। बट लायबिलिटी पर आ जाइए बात, मैंने जो 30,000 का उधार खरीदा है, उस पर क्या इफेक्ट होगा। भाई उधार खरीदा है, आज नहीं तो कल, नहीं तो 2 दिन बाद या 5 दिन बाद, 10 दिन बाद मुझे पेमेंट तो करनी है। पेमेंट करूंगा तो मेरी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, कितने से, 30,000 से बेटा, क्योंकि 60,000 मैं पे कर चुका, ये 30,000 जो उधार में खरीदा है उसको पे करना है, वो लायबिलिटी बढ़ गई, बाकी कैपिटल पर कोई इफेक्ट नहीं। बेटा टोटल कर लीजिए इसका, तो 180 में से यानी कि 120 बच गया, ये 90,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,80,000। आप टोटल करके देख सकते हैं, तो टोटल में आपको दिख जाएगा कि हमारे पास जो आएगा 2,10,000 एंड 2,10,000 आपका आ रहा है आंसर। तो इट मीन समझते चलो कि आप बिल्कुल ठीक क्वेश्चन कर रहे हो। थर्ड इक्वेशन पर आ जाइए बेटा, थर्ड इक्वेशन बहुत अच्छी है, पढ़ के देखना। पहले मैंने एज इट इज सोल्ड गुड फॉर कैश ₹40,000 कोस्टिंग ₹24,000।
मैंने एज इट इज उतार लिया, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹40,000, जबकि उसकी कॉस्ट कितनी थी बेटा, ₹24,000 उसकी कॉस्ट थी। अभी एक चीज देखिए बेटा आप, ये एक स्टॉक है, गुड्स है, गुड्स एज अ स्टॉक, और स्टॉक हमारी एसेट्स होती है। इसकी जो कॉस्ट थी वो 24,000 थी। हमने सोल्ड गुड्स फॉर कैश, हमने इसको बेच कितने में दिया, 40,000 में, और वो भी कैश में बेचा है, तो मेरे पास कैश कितना आ जाएगा 40,000 से। भाई ये 24,000 की चीज थी, मैंने इसको 40,000 में बेच दिया, तो सामने वाले से मैं कितना लूंगा 40,000। भाई मेरे 40,000 से कैश बढ़ गया, बट स्टॉक मेरे पास से कितने का चला गया, 24,000 से चला गया। एक्चुअल में स्टॉक की कीमत कितनी थी, उस गुड्स की कीमत कितनी थी 24,000, मेरे पास से स्टॉक कितने का चला गया 24,000 का चला गया, बट मेरे पास कैश कितना आ गया उसके बदले 40,000। क्या लायबिलिटी पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो बेटा। क्या कैपिटल पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नो। तो इसका आप टोटल कर लीजिए, ये कितना आ जाएगा 1,60,000 प्लस 66,000, ठीक है, इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,80,000। तो बेटा ये बात आपको अच्छी समझ में आ गई होगी। आप दोनों का टोटल करके देखिए, सॉरी मैंने मिस्टेक कर दी कुछ ना कुछ, 24, सॉरी बेटा एक मिनट मैं आपको बता देता हूँ, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमने 24 का था, हमने 40,000 में बेच दिया उसको, 40,000 में बेचा है, तो भाई मेरे पास कितने का प्रॉफिट आ गया 16,000 का प्रॉफिट आ गया ना बेटा। तो प्रॉफिट में कैपिटल प्लस हो जाती है, तो यहां आ जाएगा बेटा 1,96,000। तो कितना आ गया 1,26,000 एंड 1,26,000, सॉरी 2,26,000 एंड 2,26,000, ये हमारा दोनों साइड का इक्वल आ जाएगा। अगेन आई रिपीट, 40,000 का गुड्स हमने बेच दिया, उसकी एक्चुअल कॉस्ट कितनी थी 24,000, यानी कि 24,000 की चीज हमने 40,000 में बेच दी, तो 16,000 से प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट के केस में कैपिटल प्लस होती है और लॉस के केस में या एक्सपेंसेस के केस में कैपिटल माइनस हो जाती है। तो ये हमने क्वेश्चन कर दिया, यहां पर इक्वेशन हो गई। फोर्थ इक्वेशन पर आ जाइए बेटा, वो कह रहा है, हाँ फोर्थ इक्वेशन बहुत अच्छे से समझना, रेंट पेड ₹5,000, रेंट पेड ₹5,000 एंड आउटस्टैंडिंग रेंट पेड ₹2,000। तो बेटा इसको एंड आउटस्टैंडिंग रेंट पेड, रेंट आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है बेटा ₹2,000। अभी इसको समझ के चलते क्या है बेटा, आउटस्टैंडिंग का मतलब पता है क्या होता है, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। क्या होता है ड्यू, मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार, आप इसको देख लेना, बट नॉट पेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ड्यू बट नॉट पेड। देखिए अब इसका मतलब क्या होता है, ये बेटा ड्यू बट नॉट पेड किसका मीनिंग है, ये आउटस्टैंडिंग का मीनिंग है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी उसका मतलब कहने का मतलब क्या, रेंट पे तो हम कर चुके 5,000 का, लेकिन 2,000 का रेंट अभी भी ऐसा है जो आउटस्टैंडिंग है, जो अभी तक पे नहीं किया है। पे नहीं किया है तो भैया कभी ना कभी तो पे करेंगे, आज नहीं 10 दिन बाद करेंगे, तो हमारी क्या बढ़ जाती है, लायबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने आपको बताया था। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है ड्यू, मतलब रेंट। तो देखो अब ड्यू बट नॉट पेड का मतलब क्या हो गया, मान लीजिए मैंने कहीं रूम लिया रेंट पे, किराए पे, 1 तारीख को लिया, तो नेक्स्ट मेरे को रेंट कब पे करना होगा, 1 तारीख को पे करना होगा। अभी नेक्स्ट मंथ की 1 तारीख आ चुकी, 2 तारीख भी हो गई, 5 तारीख भी हो गई, रेंट ड्यू तो हो चुका है 1 तारीख को ही, 1 तारीख को पेमेंट करनी थी, रेंट का किराया देना था मुझे, बट अभी 5 तारीख होगी, बट अभी तक वो पे नहीं किया है। तो पे नहीं किया है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि पे करूंगा ही नहीं, करना है भाई, 2 दिन 5 10 दिन बाद वो मेरी लायबिलिटी बन गई, पेमेंट मुझे करनी है, तो वो लायबिलिटी बन जाती है। तो आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड। ठीक है, चलिए बेटा, अभी इसका मतलब जो पे कर चुके हो तो ठीक है, रेंट पेड, रेंट पे किया बेटा, कैश में किया होगा, कैश में किया होगा, तुम्हारी जो कैश है तो हमारा क्या हो गया 5,000 से कम हो गया होगा, क्योंकि कैश में पे किया जाता है। और 5,000 से हमारी क्या कैपिटल माइनस होगी, क्योंकि एक्सपेंसेस है, और एक्सपेंसेस के केस में कैश भी माइनस होते हैं और कैपिटल भी माइनस होती है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अब बात करते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट की। आउटस्टैंडिंग रेंट है ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक पे नहीं किया, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, स्टॉक पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट लायबिलिटी हमारी कितने से हो जाएगी बेटा, लायबिलिटी कितने से हो गई, 2,000 से लायबिलिटी बढ़ गई हमारी। और बाद में भी हम अगर पे करेंगे
करेंगे तो भाई हमारे पास तो खर्चे हैं, आज तो कभी ना कभी तो पे करेंगे, तो लायबिलिटी तो हमारी बढ़ गई। बट जब हमने 10 दिन बाद भी पे किया तो हमारी खर्चे बन गए, और खर्चे बन के हमने क्या कर दिया, कैपिटल माइनस कर दी। आप इसका टोटल कर लीजिए एक बार, तो 1,55,000 इसका आ गया प्लस 66,000 इसका आ गया इज इक्वल टू 32,000 प्लस 96 यानी कि 1,89,000। 189 आ जाएगा ना बेटा? हाँ बिल्कुल। ये बात समझ में आ गई होगी आपको, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोई डाउट है तो बता दीजिए। अगेन दोबारा समझ लो, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ड्यू बट नॉट पेड, मतलब रेंट ड्यू तो हो चुका है लेकिन अभी तक वो पे नहीं किया गया है। तो आउटस्टैंडिंग के केस में लायबिलिटी बढ़ जाती है और कैपिटल माइनस हो जाती है। नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट इक्वेशन क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट ₹50,000, उसकी जबकि कॉस्ट कितनी थी, 38,000। ठीक है, वो कह रहा है कि सोल्ड गुड, हमने गुड्स बेचे यानी कि स्टॉक, स्टॉक हमारी एसेट्स होती है, हमने उधार बेचा है, क्रेडिट मींस उधार बेचा है, उस कितने में बेचा है, हमने 50,000 में बेचा है, 50,000 में बेचा है, जबकि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी, 30,000 थी। यानी कहने का मतलब क्या है, ये एक स्टॉक है 38,000 का था, मैंने इसको 50,000 में बेच दिया है, यानी कि 38,000 की चीज मैंने 50,000 में बेच दी, यानी कि 12,000 का प्रॉफिट है। तो एक चीज पता लग गया, प्रॉफिट के केस में भाई कैपिटल क्या हो जाती है 12,000 से, ये तो प्लस हो जाएगा, 12,000 का प्रॉफिट प्लस कर देंगे। अच्छा जी, अभी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, हमने उधार माल बेचे 50,000 रुपए का, जिसकी कीमत कितनी थी 38,000, तो क्या कैश पे कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने क्रेडिट पे बेचा, उधार बेचा, तो कैश का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा जी, स्टॉक, स्टॉक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, स्टॉक बेचा कितने का ये डजंट मैटर, मैटर करता है उसकी कॉस्ट कितनी थी। मेरे पास ये 38,000 की चीज है, मैंने इसको 50,000 बेची, इट डजंट मैटर मैं बेच कितने में रहा हूं, मैटर इज दैट कि उसकी कॉस्टिंग कितनी थी। कॉस्टिंग मतलब मेरे पास है तो वो कितने का कम हो गया स्टॉक, 38,000 का, स्टॉक में से माइनस कर दो। बट 38,000 की चीज मैंने 50,000 में बेच दी, वो भी उधार बेची है। तो भाई जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बेचा, मैंने कहा भाई ये 38,000 के, मैं तो 50,000 में बेचूंगा, वो कहा ठीक है, उसने सामने वाले ने कहा भाई ठीक है बेच दो मुझे, मैंने कहा लाओ भाई कैश, वो कह रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा। बाद में चलो ठीक है, आज नहीं देगा कल तो देगा मुझे देगा, तो मेरी एसेट्स में एसेट्स बढ़ जाएगी। तो भाई क्या बढ़ जाएगा भाई, मेरे पास एसेट्स बढ़ जाएगी कितने थाउजेंड से, कितने से भाई 50,000 से। तो यहां पर क्या बढ़ा देंगे, डेब्टर। डेब्टर कितने से बढ़ गए बेटा, 50,000 से, लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं। अगेन आई रिपीट, मैं बता देता हूं, उसने कहा है भाई सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट, मतलब 50,000 रुपए का स्टॉक मैंने उधार बेचा है जिसकी कॉस्टिंग थी 38,000, तो कैश पे तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, स्टॉक मेरे पास से कितना कम होगा जितनी उसकी कॉस्ट थी। लेकिन जब वो मुझे कभी पैसे देगा 5 दिन बाद 10 दिन बाद, तो मैं उससे पूरे कितने पैसे लूंगा, क्योंकि डील मेरी 50,000 में हुई है उससे, तो 50,000 रुपए डेब्टर हो गए। तो अब इसका टोटल कर लीजिए आप, 1,55,000, 66,000 में से 38 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 28,000 प्लस इसका एज इट इज 50,000 इज इक्वल टू 32,000 प्लस कितना आ जाएगा, 2,01,000। ये बात समझ में आ गई होगी आपको बहुत अच्छे से, आप टोटल करके देख लीजिए, 2,33,000 इन साइड, दोनों साइड का टोटल आ रहा होगा। एंड लास्ट इक्वेशन देखते हैं बेटा, ये भी अच्छी इक्वेशन है, सैलरी पेड इन एडवांस। देखिए बेटा आपको दिख रहा होगा, एक बार मैं जूम कर देता हूं इसको, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। सैलरी पेड इन एडवांस, देखो पेड इन एडवांस का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स प्रीपेड। सैलरी पेड इन एडवांस, मैंने क्या किया, मैं एक कंपनी का मालिक हूं, मैंने अपने एम्प्लॉयज को मतलब नेक्स्ट मंथ की भी सैलरी अभी पे कर दी, एडवांस में पे कर दी। बहुत ध्यान से समझना, मैंने अपने जो एम्प्लॉय थे, कर्मचारी थे मेरे कंपनी में काम करने वाले, मैंने कहा भाई ठीक है नेक्स्ट मंथ की सैलरी, नेक्स्ट 2 मंथ की सैलरी अभी एडवांस में ले लो मुझसे, तो दैट मीन्स सैलरी पेड इन एडवांस, उसे क्या बोल दिया जाता है, प्रीपेड। प्रीपेड मीन्स पेड इन एडवांस, हमने एडवांस में पे कर दी। तो इसकी इक्वेशन लिख लो पहले, सैलरी पेड
इन एडवांस ₹3000। ठीक है भाई, अभी सैलरी पे कर दी एडवांस में, एडवांस में पे कर दिया तो कैश बेटा आएगा जाएगा, बिल्कुल चला जाएगा कैश, क्योंकि हम पे कर चुके। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है यहाँ पर, क्या स्टॉक पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्या डेब्टर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। बट बेटा मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पर एक एसेट साइड एक कॉलम बना देता हूँ प्रीपेड का, प्रीपेड एक्सपेंसेस के नाम से। ठीक है, मेरे पास स्पेस कम है, इस वजह से मैंने बना दिया आपको, क्योंकि जो भी प्रीपेड होता है बेटा वो हमारी एसेट्स होती है, क्योंकि एडवांस में पे कर दिया, तो मेरी भाई प्रीपेड हमारी क्या होती है? एसेट्स होती है, और आउटस्टैंडिंग हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए, तो बेटा मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं यहीं पे कर रहा हूं थोड़ा 50,000। अभी मेरे पास यहां पर प्रीपेड एक्सपेंसेस कितने से बढ़ गए? 3000 से, इज इक्वल टू लायबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं और कैपिटल पर भी कोई इफेक्ट नहीं। तो बेटा अभी इसका टोटल देख लेते हैं हम। अगेन आई रिपीट, सैलरी पेड की हमने एडवांस में, तो कैश मेरा माइनस हो गया क्योंकि मैंने एडवांस में पे कर दिया अपने एम्प्लॉय को। बट मेरे पास प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए। जब एसेट्स में जब मैंने अपना कॉलम बनाया तो प्रीपेड हमारी सारी क्या होती है? एसेट्स होती है, और आउटस्टैंडिंग की सारी चीज हमारी क्या होती है? लायबिलिटी होती है। तो 155 में से 3000 गए तो 1,52,000 इज इक्वल टू 28,000, 28 है बेटा ये, प्लस 50,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 32,000 एंड प्लस 2,01,000। तो बेटा आप इसको देख सकते हैं कि जब आपका जो टोटल आएगा, जो क्वेश्चन आएगा, जो आंसर आएगा वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। और ये हमारा जो टोटल आएगा एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, क्या आ जाएगा? 2,33,000 और इसका भी 2,33,000। अगर आपका ये आंसर मैच हो जाता है, बैलेंस शीट मैच हो जाती है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। बेटा इससे ज्यादा इक्वेशन तो क्या आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं आना क्वेश्चन। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक और कंसेप्ट बताने वाला हूं, बहुत अच्छे वाला कंसेप्ट। तो अभी आप इस पर फोकस कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अभी मैं आपको एक कंसेप्ट और बताने जा रहा हूं। तो बेटा आपके सामने क्वेश्चन मैं लेके चल रहा हूं कि आपको कई बार ना, जैसे 1 मार्क में या 2 मार्क में आपको मिल जाएगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, कि आपको क्वेश्चन दे देगा, एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसकी 1 अप्रैल ईयर कोई सा भी हो सकता है, डजंट मैटर। 1 अप्रैल को एक कैपिटल थी उसकी पूंजी थी ₹3 लाख, 3 लाख की उसकी पूंजी थी, कैपिटल थी। उसके पास जो 31 मार्च यानी कि जब अकाउंट क्लोज करने लगे उसके पास एसेट्स थी 5 लाख रुपीस की, उसके पास लायबिलिटी थी ₹1 लाख की। तो अभी हमें करना क्या है, उसने हमें कैपिटल दे दिया, एसेट्स दे दी और लायबिलिटी दे दी। अभी हमें करना क्या है यहां पर? तो बेटा इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है कि फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट, क्लोजिंग कैपिटल एंड प्रॉफिट। अभी देखिए हमें ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ठीक है, 1 अप्रैल की, हमें निकालनी क्या है? क्लोजिंग कैपिटल। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? देखो सिंपल, मैंने आपको कैपिटल निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था? अगर मैं कैपिटल निकालने का फॉर्मूला बताऊं आपको, तो मैंने आपको क्या बताया था बेटा? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, एसेट्स माइनस लायबिलिटी। ठीक है, यहां तक आपको दिखाई दे रहा होगा अच्छे से कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी हम क्या निकालते हैं? इज इक्वल टू कैपिटल निकल जाती है। तो अभी यहां पर हमें क्लोजिंग कैपिटल निकालनी, फाइंड आउट द क्लोजिंग कैपिटल। आगे वर्ड लिख दो क्लोजिंग, तो हमें एसेट्स भी कौन सी निकालनी होगी? क्लोजिंग, और लायबिलिटी भी क्लोजिंग। तो बेटा हमें क्लोजिंग एसेट्स दे रखी है बिल्कुल 31 मार्च की, बिल्कुल 5 लाख रुपीस, और क्लोजिंग हमें लायबिलिटी भी दे रखी है, वही सेम 31 मार्च को लायबिलिटी भी दे रखी है ₹1 लाख। तो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल कितनी आ गई बेटा? 4 लाख। ठीक है, ये तो हमारे आगे क्लोजिंग कैपिटल, एक आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? क्लोजिंग एसेट्स माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी। अभी हमें निकालना क्या है बेटा? प्रॉफिट।
प्रॉफिट कैसे निकालते बेटा? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। तो बेटा क्लोजिंग कैपिटल तो हमने फाइंड आउट किया ये 4 लाख रुपीस की, और ओपनिंग कैपिटल आपको मेंशन है रुपीज 3 लाख। तो बेटा आपका जो प्रॉफिट आ गया वो कितना आ जाएगा? रुपीज 1 लाख। तो बेटा इस तरह के क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखना, क्लोजिंग कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट होती है और प्रॉफिट भी किस तरीके से फाइंड आउट होता है। तो बेटा ये आपका चैप्टर था अकाउंटिंग इक्वेशन का। आई होप आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की, फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप दोबारा वीडियो को दोबारा रिपीट कर सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे बिल्कुल बेहिचक होकर बिल्कुल कंसल्ट कीजिए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने एक नए चैप्टर के साथ आएंगे, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।